बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजरों की हड़ताल दो तीन सवालात उठाती है। एक ये कि जब भी ताजरों से टैक्स मांगा जाएगा या टैक्स का कोई निज़ाम लाया जाएगा या टैक्स के किसी निज़ाम को वज़ा किया जाएगा, ताजर हड़ताल पे चले जाएंगे। इससे पहले इसहाक डार साहब के दौर में भी हमने देखा कि ताजर बड़ा टफ टाइम दिया करते थे हुकूमत को कि जब भी हुकूमत इस्लाहात के नाम पे या टैक्सेशन में इजाफे के लिए कोई ना कोई कानून लेकर आती थी। अब एक मरतबा फिर यही सूरत हाल है और FBR एक मरतबा फिर निशाना है। ज़ाहिर है कि रेवेन्यू कलेक्शन उसकी जिम्मेदारी है। रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स भी बड़े सख्त हैं, ज़ाहिर है कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अब जब ये बहुत सारे ज़ाहिर है मैंने आपके सामने कहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर हैं, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर वजाहत चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर तबसरा चाहिए, तजिया चाहिए। इसलिए मैंने इशफाक तोला साहब को ज़हमत दी है कि वो आज आएँ और उन तमाम सवालात के जवाबात दें कि जो लोगों के जहन में है कि 2 लाख रुपए से ऊपर की अगर वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनके साथ किस तरीके से FBR बर्ताव करेगा। ये एक आम आदमी का सवाल भी है, छोटा ताजर भी पूछता है, बड़ा मैन्युफैक्चर भी पूछता है, और तो और बड़े बड़े सुपर स्टोर्स के ऊपर एक नोटिस लगा नज़र आता है कि 2 लाख से ऊपर की कैश ट्रांजेक्शन नामंजूर है। मैं नाम भी बता सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़े, प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ PIA की निजकारी के हवाले से क्या अब राह हमवार हो गई है, PIA हम बेच पाएंगे, क्योंकि PIA के रूट्स खुल गए हैं, यानी कि PIA पहले से निस्बतन ज़्यादा मुनाफा बख्श अब जो है वो रोल प्ले कर सकती है। इसके साथ साथ 14 साल बाद करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस के अंदर आया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं। इसमें हकीकत क्या है, इससे आम आदमी को या करेंसी रेट को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मेरे साथ मौजूद अशफाक यूसुफ तोला साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं। तोला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, ज़ाहिर है कि जब टैक्स की बात आएगी तो आपका तो कोर टॉपिक है। हम तो बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं कि जो मैंने सिर्फ आपसे डिस्कशन के लिए रखे होते हैं, इसमें ख़ास तौर पर टैक्सेशन का मामला है। करेंसी के हवाले से आप बड़ी अच्छी जो है वो फार्मूले के साथ एक प्रेडिक्शन भी बताते हैं और ग्राउंड रियलिटी भी बताते हैं। लेकिन सर मसला इस वक्त ये है कि टैक्स FBR तमाम जो फाइनेंस बिल के बाद की सूरत हाल है, ताजर हड़ताल पर आ गए हैं। बड़े अरसे बाद हम ये सूरत हाल देख रहे हैं। ठीक है कि हुकूमत नेगोशिएशन कर रही है, बातचीत कर रही है। डार साहब के दौर में मुझे याद है कि डार साहब जब कुछ करते थे ताजर उसके जवाब में हड़तालें करते थे, फिर बात कभी बनती थी कभी नहीं बनती थी। ये बीच में काफ़ी अरसे ये जलतरंग थोड़ा सा कम हो गया था कि ताजर हड़ताल पर जाएँ। ताजरों से मेरी मुराद ये स्मॉल ट्रेडर्स नहीं हैं, ये थोड़े से बड़े लोग हैं, FPCCI, चैम्बर्स, ये वो लोग हैं। बल्कि अंजुमन ताजरान इस्लामाबाद के सदर ने तो कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम और FPCCI एक पेज पे आ गए हैं, वरना ये अलग रास्ता लेते हैं, हम अलग लेते हैं। तो सर ऐसा क्या नाखुशी का मामला है कि जिसके ऊपर हर तरह का ताजर जो है वो नाराज़ हो गया है हुकूमत से, या नेगोशिएशन में चला गया है, या परेशान हो गया है? ये IMF का करता धरता है, हाउस इन ऑर्डर जब भी करेंगे ये होगा क्या? इसके ऊपर आपकी जो है वो ऑब्जर्वेशन है सर? फवाद, थैंक यू वेरी मच। फवाद, 2 चीजें मुझे आज तक समझ नहीं आई FBR की। मैं खुद भी रहा हूँ, मैं तो बुराई तो नहीं कर सकता उनकी, ये सारे मेरे साथी रहे हैं ज्यादातर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटे ताजरों को जिस तरीके से आप टैक्स करना चाह रहे हैं उस तरीके से टैक्स नहीं कर सकते, ये एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। द ओनली फार्मूला वो टैक्स करने का था वो मैंने दिया था, जिसपे वो एग्री हो गए थे। तो मेरा ख्याल है जो दाखिले दफ्तर हो गया, दाखिले दफ्तर ही होता है जनाब। तो मेन बात तो ये, यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और आप उसमें देखें कि क्या करना चाहिए और कहाँ आपकी कोताहियां हो रही है। दूसरी बात ये है कि हमने माजी करीब में देखा कि 2 बड़ी एक्सीलेंट स्टडीज आई और हमने देखा कि जी सांप सीढ़ी वाली भी एक मैकेंजी की स्टडी भी आई, दूसरी भी चीजें आई। हमने देखा उसमें सारा जो थ्रस्ट था वो था कि ऑटोमेशन हो जाएगी, और ऑटोमेशन के बाद ये सारे जो गम होंगे ना हमारे दूर हो जाएंगे और हर कोई टैक्स देने लगेगा। रेडी वाला भी टैक्स देगा जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में दे रहे हैं, शायद फकीर भी QR कोड से पैसे ले लेगा, नारियल पानी वाला भी QR कोड के पैसे ले लेगा और सब कुछ हो जाएगा। बट 1 साल गुजर गया उस रिपोर्ट को, इंटरिम रिपोर्ट को, व्हाटएवर रिपोर्ट इट हैज केम, आज तक उसकी मैंने कहीं एकोज नहीं सुने कि नहीं यार देखो हमने ये काम कर लिया, ये काम तो हो गया, इस काम में आपको रुकावट नहीं है, अब ये काम हमारे लिए बाकी है, इस काम को हम यूं आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने कहीं कोई ऐसी चीज सुनी नहीं है। तो अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आ जाएंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? जल्दी इसलिए हम कर रहे हैं कि जी इस वक्त आपका टारगेट बहुत बड़ा है, और टारगेट इतना बड़ा है
कि जो खुद एफबीआर भी समझता है चेजिंग टारगेट है और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब नहीं करेंगे तो जाहिर बात है एक आवाज उठती है, जो टैक्स पे करता है उनसे आवाज उठती है कि जी जो सही से टैक्स नहीं दे रहा उसके लिए आप उसको तो कुछ भी नहीं कह रहे। तो उसके चक्करों में ये इन्होंने एक दो लॉ लेके आए थे। मेरा ख्याल है इसमें इससे मिलते जुलते लॉ मौजूद थे, उसको आप थोड़ा सा वाटर टाइट करके ये काम चला सकते थे। इस लॉ को 37A को लाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं थी, या आप उसको लाते तो किसी और एंगल से लाते कि जहां पर आप एक जो है ना एब्सोल्यूट पावर्स ना देते। आपको भी, चेयरमैन साहब को भी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी, हम सबको पता है कि एफबीआर में बहुत करप्शन है। मैं हर किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ऑफिसर भी हैं इनके पास, मगर ये तो बिल्कुल रोशन की तरह आया है कि वहाँ करप्शन बहुत है। तो एक पावर इनके पास जो होती है, जो डिस्क्रेशन पावर है, वो उनको करप्ट करती है। तो ये तो एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं आप, तो एब्सोल्यूट करप्ट कर सकती है। दूसरी बात ये सिर्फ ये सेल्स टैक्स के जुमरे में आ रही है। और दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो एक मसला है वो भी प्रॉब्लम है। तीसरा, उन्होंने अभी एक्सपोर्टर्स ने इनके साथ मिल गए, वो ये कहते हैं जी हमें नॉर्मल टैक्स ना मंजूर है, हम पे फिक्स टैक्स लगाओ। चौथा मेरा ख्याल है वो एक इनएलिजिबल कंडीशन वाला भी था, और ये एक कैश सेल वाला भी जरा मसला है कि 2 लाख से ऊपर अगर आप सर वो जरा कैश सेल वाला आपने डिफाइन करना है। वो मैं चाहूंगा कि सोशल मीडिया की भी जीनत बने। मैं पूरा सवाल चाहता हूं कि उसके ऊपर आपसे करूं, वो आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो लोगों का एक बड़ा कंसर्न है। उसमें मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उन लोगों के लिए जो उनसे मिलते हैं, उसके बाद एक पूरी बहस है। मैं वो अलग से आपसे मैं चाहूँगा कि वो आप बता दें कि वो क्या है 2 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन। वो जो हुकूमत के तर्जुमान या जो एफबीआर को डिफेंड करने वाले हैं वो भी अजीब सा मतलब जवाब आता है, समझ में नहीं आती कि वो पर्पस क्या है। तो मैं वो आप चाहूँगा कि आप प्रॉपर एक्सप्लेनर उसके ऊपर हमें दें। लेकिन सर ये बाकी पहले ताजरों वाला आ जाए, मैं इसलिए सवाल यहाँ से कट कर रहा हूँ आपसे। ताजर बाकी जो चीजें रह गई है ना, देखिए हुआ क्या है ना, ये ताजिर इसमें कहीं नहीं घुसेंगे। ताजिरों के लिए तो ये प्रॉब्लम है, ये तो सेल्स टैक्स में है। ताजिर कहीं कोई ऐसा मेरा ख्याल है सेल्स टैक्स में इस जुमरे में नहीं आएगा कि प्रोडक्शन चोरी कर ली। ये तो मेरा ख्याल है जो SMEs वगैरह ज्यादा आएंगे या बड़े मिल वाले आएंगे। मगर ताजिरों का एक ये है कि ताजिरों के जो दूसरे इश्यूज हैं, जो 2 लाख वाले हैं, ये काफी हैं, इसमें ताजिर आएंगे। अब देखिए मैं साइकी बता रहा हूँ एफबीआर की, शायद मैं सही समझाऊं या गलत, ये तो आप फैसला कर लीजिएगा। एफबीआर की साइकी ये है कि अगर हम ताजिरों पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट हाथ डालेंगे, डाल के देख लिया उनको, कोई उनकी दाल नहीं करी, इसको आप डायरेक्ट टैक्स नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैंने बताया था वो करना नहीं चाह रहे थे, उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो भी ऑल नो। रियल स्टेट में यू नो स्टेक्स आर हाई, तो कोई भी नहीं करने देता। अब इनकी ये मिथ है जो रियलिटी नहीं है कि भाई ये जो पैसे दे रहे हैं टैक्स हमें, वो प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम नहीं दे रहे। यानी कि अगर किसी बिजनेस को 2 करोड़ रुपए देने हैं तो उसकी जगह 50 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है अरबाब इख्तियार को या जो मुख्तदर हल्के उनको उन्होंने ये कन्विंस कर लिया है कि सर उधर छोड़े, डोंट बर्न योर पॉलिटिकल ऑयल, इनसे हम निकाल के दे देंगे और कहीं ज्यादा निकाल के दे देंगे। अच्छा, अब अगर आप निकाल के दे सकते हैं तो जाहिर बात है ऑटोमेशन कर लीजिए और निकाल लीजिए, और कर लेना चाहिए आपको अभी तक तो। और कोई भी इनको नहीं सेव करेगा अगर वो गलत टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे तो। मगर ये कह देना कि दूसरों से मैं इसलिए नहीं ले रहा कि भाई वो मेरी पकड़ में नहीं आ सकते, यहाँ मेरा ख्याल है गलतफहमी है। और ये मैं यकीन और बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेटेजी है कि जी जो दे रहे हैं उनसे निकाल लो। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, पाकिस्तान का 95% टैक्स है फवाद, वो सिर्फ 7.5% लोग दे रहे हैं। ये बात 2022 की फिगर्स में कोट कर रहा हूँ बिल्कुल, और ये क्यों रिपोर्ट पब्लिश है इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं देखूं तो 92.5% लोग सिर्फ 5% वोट देते टैक्स देते हैं। तो एक हद तक देखें तो बात दुरुस्त आती है।
बट क्या उसका नतीजा निकला है आपके पास? अच्छा तोला साहब, जब आप ये बात करते हैं ना, जब आप लोगों से ये बात करें, देखें हम थोड़ा सा ना ग्राउंड पर आ जाते हैं, आम आदमी की बात कर लेते हैं। जब हम किसी भी आम आदमी से मेरी मुराद ये कि बेचारा जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का या निस्बतन उससे भी नीचे का फर्द है, जब हम उससे ये कहते हैं कि भाई आप टैक्स नहीं देते, आपको टैक्स देंगे तो सहूलत मिलेगी, आपकी टूटी हुई सड़कें इसलिए हैं कि आप कि वहाँ जो है वो हुकूमत के पास पैसे नहीं है और पैसे हुकूमत के पास आने हैं आपके टैक्स से, एक बार पूरी डिबेट है। तो लोग आगे से कहते हैं कि हम तो साबुन के ऊपर भी देते हैं, सर्फ के ऊपर भी देते हैं, हम तो जो है वो हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, खाने पीने की अशिया से लेके जो उसके ऊपर लिखा होता है 22% टैक्स, 18% टैक्स, 20% टैक्स, सेल्स टैक्स, बहुत पहले से पाकिस्तान के अंदर वो है ना। तो लोग ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पर इतने सारे, हम दे तो रहे हैं टैक्स, हर जगह टैक्स दे रहे हैं। तो क्या किसी इंडिविजुअल का ये समझना कि वो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, ये दुरुस्त है कि वो इनकम टैक्स ना दे? अब तक ये दुरुस्त है, क्योंकि दोनों फॉर्म के टैक्स वो आपकी इनकम पे है। वो ये कह रहे हैं कि जी इनकम कमाते हैं, टैक्स देते हैं, फिर आप वहां से भी टैक्स ले लेते हैं, तो फिर तो हर किसी के लिए जायज होना चाहिए ना, मैं आप क्यों टैक्स दे रहे हैं? ठीक है ना। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो जो होता है ना कि ना देने के 100 बहाने, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हमारा टैक्स सिस्टम इतना अजीब सा है कि इसमें कोई सेंट्रल कलेक्शन सिस्टम नहीं है। अगर जो भी सिस्टम है सूबे अपना अलग कर रहे हैं, मैं सूबे को टैक्स दे देता हूँ तो दूसरा सूबा पकड़ने आ जाता है। देयर सो मेनी वेक्टर्स टू इट। तो आप सिस्टम को जितना कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे इतना आपके लिए प्रॉब्लम। और हर सूबा अब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ बोलता नहीं मैं तो अपने राइट सरेंडर नहीं करूंगा। तो ये प्रॉब्लम है। और ये मेरा ख्याल है, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप FBR को सही से ट्रांसफॉर्म करें तो ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। आपको एक फेडरेशन को फेडरेशन की तहत एक्ट करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए सूबों को, उनके साथ बैठ के बात करें कि यार ये ऐसे निजाम नहीं चलते। आपका जो पैसा हमारे पास कलेक्शन में आएगा हम आपको दे देंगे, निजाम को यूनिफॉर्म रखो। तो साहब मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ सर, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अशफाक यूसुफ तोला साहब मेरे साथ मौजूद है। तोला साहब अब उस सवाल की तरफ आ जाएंगे जो मैंने होल्ड करवा लिया था आपको। एक सवाल बिल्कुल मैं आपको क्लियर अल्फाज में कहता हूँ कि आम आदमी से मुराद मेरी ये है कि जो बेशक टैक्स पेयर है, नॉन फाइलर, फाइलर, इसकी सर बहस से हटके एक इंडिविजुअल, एक कारोबारी आदमी और फिर एक बड़ा कारोबारी आदमी जिसमें मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं या बड़ा जिनका कारोबार है, ये तीनों को ये मैसेज जा रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि अगर 2 लाख रुपए से ऊपर हमने कैश की ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट में की तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज हो जाना है। क्या ये तीनों जो फरीक मैंने बताए हैं, इनका ये सोचना दुरुस्त है? इतना कंफ्यूजन फैलाया गया इसमें, बड़ा आसान है। मैंने इस पर पूरा एक हैंडआउट दिया, आपको भी मिला होगा सर। और उसमें अगर आप देखेंगे ना तो इसमें ये पहले तो है सेल्स की, कि अगर 2 लाख से ऊपर की एक इनवॉइस है, यानी 2 लाख 1 रुपया या 2 लाख चले ले कि ये एक इनवॉइस है जिसमें आप 100 ट्रांजैक्शन भी कर ले, इनवॉइस एक होनी चाहिए। और अगर उसका कैश आप डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 50% डिसअलाउ। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। जब आप इनवॉइस की बात करते हैं तो फिर उसके अंदर से मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई कारोबार नहीं है और मैं एक सैलरीड क्लास से ताल्लुक रखता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जमा कराऊँ, कर दूं, ये भी उनके लिए होगा अल्हम्दुलिल्लाह जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है जनाब। और एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे फर्ज करें मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने फवाद को 2 लाख 1 रुपए की इनवॉइस कर दी, ठीक है जी। फवाद साहब ने अपने किसी एम्प्लॉई के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा करवा दिए और मुझे बाकायदा इंटीमेट कर दिया कि मिस्टर वाई has deposited this amount, ये अमाउंट मिस्टर वाई ने आपके अकाउंट में जमा कराया, ये मेरा एम्प्लॉई है, तो ये भी डिसअलाउ नहीं हो सकता। ओनली डिसअलाउंस क्या होगा कि आपके पास कैश आ जाए और आप जैसे एक इनवॉइस है, मैं इसको बोलूंगी जिसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताएं कहाँ जमा हुआ है, आप कहेंगे नहीं जी वो तो मेरे पास कैश आ गया था। तो उसमें वो भी एक बात याद रखिएगा कि जो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें बड़ी तमीज थोड़ी सी बांधनी पड़ती है हमें ये समझने के लिए। सेल से रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब है जिससे सेल को इनकर किया जाए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, जो एम्प्लॉय जो सेल्समैन है उनकी सैलरीज होती हैं, ये सब शामिल होते हैं।
और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इस डेफिनेशन के तहत नहीं शामिल होंगे। बट अगर आप आगे आए तो यहाँ पर यह ख्याल पाया जाता है कि जी जो परचेजेज है, यानी अगर सेल 100 रुपए की है तो 50 रुपए डिसअलाउ देंगे। तो उसमें भी एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 21 सेक्शन में दिया हुआ है कि परचेजेज अगर आपने क्रॉस चेक से परचेज नहीं किए हैं तो मैक्सिमम 20% तक डिसअलाउ होगा। अब इसमें भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आई है, और एक लाहौर की ट्रिब्यूनल की है, वो ये कहती है कि नहीं परचेजेस को एक्सक्लूड करते हैं। एक पेशावर हाई कोर्ट की है, उसमें उन्होंने कहा परचेज पे अगर आपने विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा तो वो डिसअलाउ हो जाएगी। तो वो परचेज तो डिसअलाउ हो सकती है, बट इस सेल के तहत सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं हो सकती। अच्छा, एक सवाल फिर अब और है, मेरा ख्याल है ज्यादा कंफ्यूजन फैला दिया यहाँ पर लोगों ने, बल्कि मेरा ख्याल है शायद एफबीआर के भी चंद अफसरान ने मुझसे पूछा है और मैंने इनको एक्सप्लेन किया, तो नाउ दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ इट। अच्छा, थोड़ा सा अभी इसमें भी एक वो है कि मैं मिसाल के तौर पे किसी बड़े सुपर स्टोर से परचेजिंग करता हूँ, मैं टीवी भी खरीद लेता हूँ, फ्रिज भी ले लेता हूँ, मैं जो है वो उसके अंदर बाकी हाउस होल्ड आइटम्स भी ले लेता हूँ, ग्रॉसरी भी उसी के अंदर आ जाती है, जैसा बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं। तो अब मेरी पेमेंट का मोड अगर कैश है तो सुपर स्टोर के साथ क्या होगा? इसमें एक एक्सप्लेनेशन ड्यू है टीयर 1 के लिए, बट बाय एंड लार्ज मेरा ख्याल है बहुत थोड़े ट्रांजैक्शन होंगे अपना बाद, क्योंकि कोई भी आजकल के दौर में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं करता, और अगर करने वाली बात होगी तो फिर ये किसी और जुमरे में आप देख सकते हैं कि ये तो फिर मैं मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात करूंगा कि जी ये पैसे पड़े हुए थे, मैंने खरीद लिया, चीजें आगे भेज दी। जैसे आम लोग, मैं आपको बताता हूँ, घड़ियों में होता है कि आपने कोई एक्सपेंसिव वॉच खरीद ली, पातेक फिलिप्स खरीद ली या रोलेक्स खरीद ली और पहन के चले गए, और बाहर जाके उन्होंने आपने उसके डॉलर कैश कर लिए। तो ये इन चीजों को कर्व करने के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है। बट आई डोंट थिंक कि जिस पैराए में इसको लिया जा रहा है और जिस पैराए में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो जो मंतक है वो ठीक नहीं है। जो मैंने आपको अभी बताई है वो चीज बड़ी एब्सोल्युटली क्लियर है। अच्छा, बीइंग टैक्स एडवाइजर, जाहिर है कि आपका एक अपना रोजगार का भी जरिया है, टैक्स एडवाइजर भी आप हैं, तो बीइंग टैक्स एडवाइजर आप अपने क्लाइंट्स के लिए इसको कितना मुश्किल फील करते हैं, इस पूरे डिसीजन को? बात ये है कि देखिए, क्लाइंट हमारे पास तो कॉर्पोरेट के ही होते हैं, तो उनके लिए तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मगर मेन ये बात तो दुरुस्त है कि कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ेगी, क्योंकि मेन मसला ट्रांसपेरेंसी का है। ये मैंने एफबीआर को एक बात की थी, जब जैसे आपको एक और आपने देखा होगा एक सेक्शन आया इनएलिजिबल पर्सन, क्या प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, 100 मिलियन से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन, साल में 100 मिलियन से ऊपर हो गए तो भी रिपोर्ट होंगे, और आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एक थ्रेशोल्ड दे दिए, तो गाड़ी खरीदनी है तो 800 सीसी से नीचे वाली जो भी गाड़ी वो खरीद सकते हैं, इसके अलावा जो भी होगा उसको आपको एलिजिबिलिटी देनी पड़ेगी। देखिए, मेरा मकसद ये था, मैंने इनको जब पहले ये लॉ लाए थे तो एक नेशनल असेंबली कायमा कमेटी की एक सब कमेटी बनी थी, उसमें मुझे भी उन्होंने शामिल किया था। तो जब हमने ये इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास टोटल 12,98,000 ऐसे ट्रांजैक्शन है जो 1 करोड़ टोटल होते हैं, और उसमें से 97.5% ऐसे हैं जो 1 करोड़ से नीचे, 10 करोड़ से नीचे हैं। ठीक है जी। तो अब रह गए 2.5% का मतलब है सिर्फ 41,000 ट्रांजैक्शन रह गई। तो मैंने उनको ये कहा कि 41,000 ट्रांजैक्शनों के लिए क्योंकि प्रॉपर्टी में ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप पूरे सिस्टम को टॉपसी टर्वी क्यों कर रहे हो? इससे बेहतर ये होगा कि जब भी सीपीआर कटता है हमारा, जब हम टैक्स पे करते हैं ऑफिस में जाके, अगर हम फाइलर है, हमारा सीपीआर के साथ हमारा सीएनआईसी नंबर कट जाता है, कंपनी होती है तो उसका टैक्स नंबर कट जाता है, एओपी है तो उसका भी टैक्स नंबर आ जाता है। आप सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करें, उसमें कैपेसिटी है, उनके पास ये आराम से बन जाता है, और ये बना लेंगे। मुझे पता है जब मैं वहां था उन्होंने इनके ट्रायल के स्टाफ ने कहा हम बना लेंगे, और उसको आप खुद मैच करें। वो अगर फर्ज करें फवाद साहब ने 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी ली है, तो फवाद साहब का जो डेटा है जो पिछले साल का वो तो एफबीआर में मौजूद है, और एफबीआर में अगर मौजूद है तो एफबीआर उसको देख ले कि भाई ये इसके पास इतने पैसे थे कि या नहीं थे, और जब वो देख लेगा तो फवाद अगर मेरे पास है तो मुझे बॉदर करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप को भी बॉदर ना करें, सिस्टम को चलने दें। अगर मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो रेड फ्लैग रेस करके उस कंसर्न कमिश्नर को बता दे कि जी ये आपके जोन का बच्चा है, टैक्स पेयर है, उसको आपने
नोटिस देना है, वो नोटिस दे देगा, आप बता दीजिएगा। तो जोन का बच्चा जब टैक्स कमिश्नर के पास फंसेगा तो फिर वहां पर जो उस जोन के बच्चे के साथ जो काम होगा सर, ये तो आप मजीद रास्ता खोल रहे हैं ना। मतलब अगर आप बीइंग इंडिविजुअल मेरी बात करें ना, मैं तोला साहब, जाहिर है कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई मुझे नोटिस आ जाए कि तोला साहब ये नोटिस आया, इसका जवाब बता दें या दे दें या जो भी कर दें, और भी दोस्त यार हैं। लेकिन सर अगर मुझे भी कोई नोटिस आता है तो मैं डिस्कम्फर्ट फील करूंगा सर। ये तो पुट अ ब्रेक 10 करोड़ से ऊपर वाले कितने होंगे जिनके टैक्स एडवाइजर नहीं होते यार? सर आप नहीं सर, और उसमें से भी उन 2.5% में से भी कितने ऐसे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे? तो भाई जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने निकला होगा, उसके टैक्स रिटर्न में, उसके बच्चों के रिटर्न में जो सबको आपने अलाउ कर दिया है, क्या 13 करोड़ नहीं होंगे? चले आप ये कहते हैं कि जिसके पास 10-12 करोड़ है, 2-4 हजार 5 हजार वो एडवाइजर पे भी खर्च कर ले। तो यार वो करते ही हैं, बल्कि वो गलत कामों पे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। इससे बेहतर नहीं है कि आप प्रॉपर एडवाइस दे लें। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, बट प्रॉपर एडवाइस ले लें। हाँ, ट्रांजैक्शन से पहले एडवाइस ले लें, ट्रांजैक्शन के दौरान ले लें। बड़ी कंपनी से आप जितना भी टैक्स कलेक्ट करें, सब बड़ी कंपनियों से करके अपना बजट पूरा करते हैं, और छोटों के साथ फिर आपकी जो है ना गुल्ली डंडा खेलते होते हैं आप। तो ना साहब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। मैं कहता हूँ आप ज़रा टैक्स से आगे बढ़कर करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया 14 साल बाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बड़े इसके ऊपर खुश हैं। ज़रा तोला साहब से इसके ऊपर राय लेते हैं, और भी 2-4-5 चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि आज ज़रा खुलकर बात हो जाए। एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अशफाक यूसुफ तोला साहब मेरे साथ मौजूद है। बांग्लादेश से हमारे साथ जो है वो इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए तोला साहब ने वक्त निकाला है। तोला साहब, बांग्लादेश के हालात के ऊपर भी मैं चाहूँगा पहले उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, फिर पाकिस्तान पे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे एक ख़बर नज़र से गुजरी जब मैंने आपसे बातचीत करनी थी। कुछ और तलाश कर रहा था, लेकिन ख़बर वो सामने आ गई कि बांग्लादेश के ऑर्डर्स जो हैं वो एक बड़े ब्रांड ने मनसूख किए हैं, इसलिए कि बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ लग गया है। तो बांग्लादेश की ज़मीनी हालात आपको क्या नज़र आ रहे हैं सर? बांग्लादेश के थोड़ी मुश्किलात तो हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जो कल भी हम एक कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ के जो बड़े लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर भट्टाचार्य, उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी। इन्होंने व्हाइट पेपर बनाया था बांग्लादेश में कि क्या हुआ है, और क्रक्स ये था इनका कि जी के ओलिगोपोली थी बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर में। लोगों ने, जैसे पाकिस्तान में भी कॉमन है, आप देखें कुछ बैंकिंग टाइकून्स होंगे वो एनर्जी में होंगे, या उनके कुछ दोस्त यार एनर्जी में होंगे, एक दो तो डायरेक्ट ही हैं, और उनको इलॉन मस्क बनने का शौक है, तो वो डोमिनेट कर रहे होते। तो यहाँ पर भी ऐसे काफी होंगे जिनको इलॉन मस्क बनना होगा, बट इलॉन मस्क का हाल देख लिया उन्होंने अब क्या होता है। तो मेरे ख्याल से ग्राउंड रियलिटीज, आई थिंक इनके यहाँ कहने का मकसद ये था कि बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड, कोई 14 बिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और रूलिंग फैमिली और रूलिंग जो जनता थी, रूलिंग क्लास थी, उन्होंने छोड़ा नहीं बांग्लादेश को। ये जो उनकी स्टूडेंट मूवमेंट चली है, आज भी वो जो पुरानी जो रूलर थी मैडम हसीना वाजिद, उनकी जो परसों उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन था यहाँ पर इनके अपने कोई इलाके में, और काफी ठीक ठाक प्रॉब्लम्स हुए। अभी भी राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग इनकी एक और पॉलिटिकल जमात इस्लामी, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है बड़ी ह्यूज। मैं अभी होटल से निकल के मैं गया था किसी मीटिंग के लिए, तो आई हैव सीन द रोड्स आर ब्लॉक्ड बट वेरी पीसफुल। ये हो रहा होता है, तो ये मेरा ख्याल है इनका अप्रैल में अब इलेक्शन हो जाएगा, तो आई थिंक थिंग्स विल सेटल एंड पीपल विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शंस। सर ये लोग किस तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं यूएसए के साथ? हम तो चलें, आज ट्रम्प साहब ने जो वो कोई 17वीं 16वीं दफ़ा बार बार वो कहते हैं, फिर उन्होंने कहा है कि जी इंडिया के जहाज़ भी गिर गए हैं, ये भी कह दिया उन्होंने अब तो हमें तो वो ये ट्रम्प साहब कहते हैं कि दोनों मुल्कों को, मैंने कहा ट्रेड करो, इंसान के बच्चे बनो, तो फिर बातचीत कर लेंगे। बांग्लादेश कैसे सर ट्रीट कर रहा है इंडिया के साथ? 35% की एक बहुत ह्यूज अमाउंट है, हमसे ज़्यादा बड़ी है। उनका तो मकसद ये है ना ट्रम्प का कि जी यू ट्रेड विद मी, क्योंकि इनका एक ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। तो ये कहते हैं अगर यार आप ट्रेड नहीं करते हो तो मेरी कॉस्ट ऑफसेट कर दो, और उनको ये भी पता है कि बांग्लादेश तो कोई ब्रिक्स में जाएगा नहीं। तो फर्क साफ है इंडिया के खिलाफ भी इनके एक तो अल्टीमेटम यही है कि रशिया से ट्रेड छोड़ दो वरना हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें।
तो इट्स अ बिग थ्रेट। पाकिस्तान तो हम तो इस वक्त जैसे मैं मजाक में कह रहा हूँ रियर अर्थ है, तो हम तो रियर अर्थ है इस वक्त ट्रम्प साहब के लिए। रियर अर्थ आप समझ रहे हैं ना, बहुत जी सर, पाकिस्तान में बड़े बड़े अबंडेंस से पाया जाता है, और जो हम बेवकूफों की तरह उसको प्रॉपर रॉ मार्बल और उस तरीके से बेच रहे होते थे। तो आई थिंक नाउ दिस इज हाई टाइम टू रियलाइज एंड जस्ट वैल्यू आवरसेल्फ, रीवैल्यू आवरसेल्फ कि जी हमारे पास बहुत सारे मादनियात हैं, और मेरा ख्याल है हमें सिंसियरिटी दिखानी है। क्योंकि अगर हम ये इस चक्रों में पड़ेंगे कि जी ये सूबे का है या उस सूबे का है, तो कौन तरह, हाँ सूबों को अपना हक देते हैं आप, एक एग्रीड मैकेनिज्म होना चाहिए, एक डिक्लेरेशन हो जाए कि यार, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाइंडिंग हो जाए, फेडरेशन पे भी और सूबों पे भी। अच्छा, एज ए नेशन हम भी कैनॉट डिस्टिंग्विश के सिंध का ये और पंजाब का वो और केपी का ये और बलूचिस्तान का ये, कि हमारे इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तादाद जो है वो 4.5 लाख है, और बाकी रीजन के हार्डली 30,000 होगी। तो ऑब्वियसली इनकी कंट्रीब्यूशन भी होती है, बट साफा इज द ओनली कंट्री जिसमें हमारी इंस्टीट्यूशन है जिसमें रोटेशन होती है, जैसे साफा में साथ में समझा है। और साफा आपको बताता हूँ 7 से पहले बनी थी, तो अब मैंने वी आर ट्राइंग टू कन्विंस, मीडिएट कर रहे हैं कि यार आप वापस आओ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम तो उनके साथ कापा में भी बैठते हैं, आईफेक में बैठते हैं, तो कहाँ ये रविश इख्तियार रखोगे, कहाँ ये अदावतें होंगी। अरे भाई आइए, उल्फतें बढ़ाएं, हमने तो आपको मना ही नहीं किया कभी किसी चीज का, आए इनको, हमने तो इन्वेस्टिगेशन भी ऑफर कर दी थी आपको। तो इंडिया इज इन अ डायर स्टेट, बिकॉज देखें अब ये आप कह रहे हैं ना 24वीं दफा या 30वीं दफा ट्रम्प साहब कह रहे हैं, तो ये दे हैव नेवर सेड कि जी कि नहीं ट्रम्प झूठ बोलता है, एंड दे नो कि ट्रम्प झूठ नहीं बोल रहे हैं, ट्रम्प सच बोल रहे हैं। आपको जब 10 मई को हमने करारा जवाब दिया, जो कि मैं समझता हूँ ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी, और जो हो गई, और जो आपने इस स्ट्रिंग के बाद अपने सबक सीखा, आपको पता चल गया, तो अब आपको जाहिर बात है यू हैव टू बिहेव, वी हैव टू टॉक सेंस। देखिए, आप पहले ट्रेड ऑन कर दें, ट्रेड आप पूरा इलाका करेगा, उसके बाद आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट खोले। वीजे बंद करने से कुछ नहीं होगा, कोई टेररिस्ट नहीं आता आपके यहाँ, सबकी वहां रिश्तेदार रहते हैं, किसी के दोस्त रहते हैं, कोई घूमने आना चाह रहा है, कोई टेररिज्म नहीं करेगा। यहाँ सारे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आप देखें पूरे साफा का जो रीजनल ट्रेड है $11 बिलियन का है, और $11 बिलियन में भी मेजर जो था लास्ट ईयर तक वो इंडिया और बांग्लादेश का था, मुझे नहीं पता साल क्या होता है। दूसरे नंबर पे इंडिया और नेपाल का था, तो बाकी तो रीजन में कुछ है ही नहीं, हार्डली 0.5% है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजों पे तवज्जो दें। आप देखो ब्रिक्स ये नया बना है, $760 बिलियन का ट्रेड कर रहा है। आप ये सोचें कि यूरोजोन में 55% इंटर ट्रेड होता है आपका, आसियान में 25% हो रहा है। तो मुझे इस खत्ते ने कोई मेरा ख्याल जुर्म नहीं किया। अगर हम अना को हटा के अपने अनाओं को अपनी एक तरफ रख दें, तो मैं समझता हूँ ये खत्ता, ये वो खत्ता है जो कि 24% पॉपुलेशन रखता है पूरे दुनिया की, और 24.2, और इसके बावजूद हमारी जो पॉवर्टी है बहुत ज्यादा। ये कोई ना समझे कि हमारे यहाँ बांग्लादेश या श्रीलंका में पॉवर्टी है, नेपाल में, इंडिया में हम सबसे ज्यादा है। वहां तो एड्रेसेस भी आप मेरा ख्याल फुटपाथों के दे देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक हो गया। अच्छा, तो तोला साहब, जो सवाल था जो इस पार्ट की इब्तिदा जहाँ से करनी थी, तो मुझे अचानक एक ख्याल आया आपकी खूबसूरत शर्ट देख के कि आप बांग्लादेश के लहलहाते सुनार बंगला में घूम रहे होंगे। बांग्लादेश की शर्ट नहीं, तो इसलिए जो है वो आपकी जो शर्ट थी माशाल्लाह उसने रिफ्लेक्ट किया कि आप किसी पिकनिक पॉइंट पे भी जाने वाले हैं, या जा चुके होंगे, या हो के आए हैं वहाँ से, क्योंकि बड़े माशाल्लाह जवान भी लग रहे हैं। सर, 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस में आया है। शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर खुश हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है। इसको अचीवमेंट समझते हैं, या आप समझते हैं कि भाई ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सर, पहले तो शहबाज साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, फिर उनको कहें मुझे भी मुबारकबाद दें, आपको भी दें, और इसाक डार साहब को भी दें। दे दिया रोज जोर पकड़ते थे हम लोग जाके आपके प्रोग्रामों में, दूसरे मीडिया पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप 45 रुपए महंगा डॉलर खरीद रहे हैं। आप जहां पर आपको 235 का डॉलर लेना था, आपने 280 का लिया, किसी के कमिटमेंट की वजह से IMF से।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज जो हम लोग रोज ड्रम बीटिंग करते थे कि नहीं जी ये डॉलर महंगा है, इसकी वजह से आपको इंपोर्ट भी कर्व करनी पड़ी और इसी की वजह से आपकी रुपी स्टेबल रहा। अगर आप आईएमएफ का पिछले साल का उठा के देख लें जो उन्होंने बनाया था पूरा पाकिस्तान का रोड मैप, उसमें तो 329 रुपए का डॉलर था। आपके अपने अकाउंट्स जो बनाए थे आपने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पिछले साल के, वो 295 पे थे। तो आप तो खुद ही वो कर रहे थे। तो हमने रोज, अब देखे ना, जमील साहब गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं मैंने 20 बिलियन डॉलर खरीदे हैं। मुझे एक बात बताएं, जब ये डीवैल्यूएशन हुई थी फवाद, तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, ब्रंट फेस किया था अवाम ने, जो बेचारे उन्होंने 32 से 40% तक इन्फ्लेशन देखी। यस, मानते हैं ना। अब अगर जब आपको मौका मिला है कि जी ये रुपी रीवैल्यू हो और अगर इसका बेनिफिट आवाम को मिले डिफ्लेशन की शक्ल में, इन्फ्लेशन की उल्टा होता है डिफ्लेशन, यानी प्राइसेस कम हो जाए, तो आप रोक रहे हैं सिर्फ सेलेक्ट बैंड ऑफ पीपल के लिए कि जी एक्सपोर्टर मर जाएगा, जी ये अपना रेमिटेंस आने बंद हो गए। कुछ नहीं होगा। आप एक्सपोर्टर्स को किसी और तरीके से कंपनसेट कर दें यार, आप उनको 35 रुपए का 30% आप 13 रुपए दे दीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर यार, इनको कहें जान छोड़ दे। आज तक कितनी एक्सपोर्ट उन्होंने बढ़ा के दी है, कौन पे ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आज ये इंपोर्ट खोल रहे हैं और अगर आज आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी हुई होती तो मैं और आप खुल के इसकी मुआवनत करते, इसकी हम मुखालफत नहीं करते। अगर इन्होंने तो ये अशर किया हमारा कि ना हमें रोने देते हैं, ना उगलने देते हैं, ना निगलने देते हैं। अच्छा, एक्सपोर्टर ने जितना सत्यानाश किया। अब फ्रीलांसिंग बच्चों को देखें, सारे ये बिटकॉइंस में और इधर उधर पैसे रख देते हैं और बेओनीर के डिजिटल अकाउंट रखे हुए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ नहीं करी। जहां कुछ करना है वहां नहीं करना, जहां नहीं करना वहां करना है। अच्छा, ये आपकी आदत है। और एक अच्छी बात है कि पिछले साल भी आ जाता अगर हमारी वीट की इंपोर्ट ज्यादा ना होती। तो साहब, मैं 1 मिनट रह गया, अगर क्विकली आप बता सके, क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन में भी रहे हैं, बीआईए की निजकारी का मामला है, क्या यूके के रूट्स खुल जाना, यूरोप के रूट्स खुल जाना, ये पीआईए की निजकारी के लिए आसानी पैदा कर सकेंगे? सर क्विकली अगर 1 मिनट में इसको कंक्लूड कर दें। बहुत अच्छा हुआ है आपका, मैं आपको कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात हुई है हमारे लिए। और मेरा ख्याल है ये रूट खुलने से इनकी रेवेन्यू भी अफेक्ट बहुत अच्छी पॉजिटिव आएंगे, इसके इम्पैक्ट आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि पीआईए के अलावा भी काफी प्राइवेटाइजेशन आपकी हो सकती है। आप सही मायनों में डिस्कोस को भी कर सकते हैं, जेनकोस को भी कर सकते हैं, बट पीआईए कौन खरीदेगा? डिस्कोस कौन खरीदेगा जहाँ पे इतने लॉसेस हो? सर मैं आपको बता देता हूँ, सब कोई खरीदने के लिए तैयार है। इलॉन मस्क भी खरीदने के लिए तैयार था। 10 डिस्कोज है, 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7 और 5 और 6 ये सेट बना दें, आप उसको कर दें ऑफर के जी का, आप मैनेजमेंट राइट ले लें, हमें पैसे ना दें, हमारा लॉस कवर कर लें। 10 साल बाद जब आप इसको कर देंगे तो वही सेट हम आपको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल दे देंगे, जो वैल्यूएशन आएगी। बहुत ज्यादा तरकीब थी, मैंने बोर्ड के अंदर ये प्रेजेंट भी किया, ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ पर इलॉन मस्क खरीदने के लिए भी तैयार है। ठीक हो गया तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुल्क से बाहर मौजूद थे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।